अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से डिलीवर होता रहे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप क्रोमेटोग्राफिक डेटा को कैसे कंपाइल करते हैं। तो आज हमारा फोकस इस वीडियो में यही रहेगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे, तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है और डिफरेंट जगहों पे जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस है उन दोनों को शेयर करते हैं। और एज यू नो कि हमेशा किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो एक्सेप्टेड चीज़ वही होती है जो लॉजिकल हो, फिजिबल हो और उसका एक्सेप्टेड क्राइटेरिया हो। ऐसा नहीं कि जस्ट फिजिबल हो लेकिन एक्सेप्टेड रेंज में ना आ रही हो तो वो एक्टिविटी या वो ऑपरेशन बेकार जाता है। तो हम ये देखेंगे कि आप किसी भी प्रोडक्ट की जब एनालिसिस करते हैं, आपके पास जो क्रोमेटोग्राफिक डेटा आता है जिसको हम सपोर्टिंग पेपर्स कहते हैं, या लेट सपोज आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डेटा आता है, तो किसी भी आइटम या प्रोडक्ट के एनालिसिस के दौरान इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है इंस्ट्रूमेंट की, इनसे जो हम सपोर्टिंग पेपर लेते हैं उनको हम कैसे कंपाइल करते हैं। ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्रैक्टिसेस मैंने देखी है। मैं डिफरेंट जगहों से आया हूँ तो मैंने एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिसेस डिफरेंट डिफरेंट देखी है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप उसको फॉलो करें। आपके लिए आपके काम में फिजिबिलिटी रहेगी क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से। आपको पता है आपके पास क्वालिटी कंट्रोल में अगर कोई रॉ मटेरियल आता है और रॉ मटेरियल की फॉर्म में टेस्ट होता है और उसका एस एचपीएलसी पे, इसी तरह जब वो फिनिश प्रोडक्ट में बन जाता है, मैन्युफैक्चर होता है, फिर भी उसका आप ऐसे लगाते हो तो एचपीएलसी पे आप कैटेगरीज आपके पास हो जाती है दो, यानी एक रॉ मटेरियल की कैटेगरी और एक फिनिश प्रोडक्ट की कैटेगरी। अब इन दोनों स्टेजेस पे आपके पास क्रोमेटोग्राफिक डेटा होते हैं अगर ये दोनों प्रोडक्ट एचपीएलसी पे एनालिसिस होती है। अब इन क्रोमेटोग्राफिक जो डेटा होता है इसको कीपिंग करने का डिफरेंट जगहों पे मैंने डिफरेंट स्टाइल देखा है और दोनों अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ जगहों में ड्रॉबैक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये वो टेक्निकल एग्जीक्यूशन अंदर की बातें होती है जो मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये आप इस बेस्ट सिस्टम को अप्लाई करें, आपके हर जगह में अच्छी चीज़ साबित होती है। और सिस्टम की बात आती है तो डेफिनेटली मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप कुछ भी कर लें, जितना अच्छा आप सिस्टम बनाते हैं उतनी अच्छी आपकी वर्थ होती है। अगर आपका सिस्टम वीक है तो आप वीक से वीक होते जाएंगे। तो बात करते हैं कि इस क्रोमेटोग्राफिक डेटा को आप कैसे सेव करते हैं। आपने कोई लेट सपोज आपके पास जीआरएन आई है किसी रॉ मटेरियल के वेयर हाउस से, अब आपने उसको टेस्टिंग करनी है। एज यू नो जीआरएन के साथ आपके पास उसकी तीन कॉपीज होती हैं। एक कॉपीज क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड में जाती है, एक कॉपी डिस्पैच सॉरी वेयर हाउस में जाती है, एक कॉपी अकाउंट्स में चली जाती है वेयर हाउस के एंड से, और उसके साथ फिर उसको रिलीज करके आप देते हैं, रिलीज लेबल वगैरह जाते हैं। ये एक कॉपी का सिस्टम है। और अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं, लेट सपोज लिम्स का सॉफ्टवेयर है, सैप का सॉफ्टवेयर है, या बीपीसीएस को यूज कर रहे हैं आप, ये सॉफ्टवेयर होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री को ऑपरेट करने का पैच सिस्टम होता है। इनके तहत जो काम होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती है। कुछ जगहों में ये सिस्टम होते ही नहीं, लोग सारे काम एक दूसरे से इंटरलिंक डिपार्टमेंट के साथ जो लिंक होता है वो सब मैनुअल तरीके से काम कर रहे होते हैं, सब हार्ड कॉपी पे काम कर रहे होते हैं। तो दुनिया एडवांस हो चुकी है, जाहिर है वही लोग आगे हैं जो सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, जो एडवांस चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट की टेक्निक्स हो या आपका कोई ऑपरेशन हो या आपको कोई बेस्ट प्रैक्टिस हो। उसमें जितनी आप एडवांसमेंट लाएंगे आप उतना आगे जाएंगे। तो क्रोमेटोग्राफिक डेटा की बात करें, अगर आप रॉ मटेरियल के सेक्शन में कोई चीज़ चेक कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हो, आप किसी रॉ मटेरियल का आपने ऐसे लगाया एचपीएलसी पे, उस रॉ मटेरियल के जो क्रोमेटोग्राम आपके साथ आए, इसको आप आर्काइव कैसे करेंगे। जब रॉ मटेरियल आप रिलीज करते हैं तो लेबल भी देते हैं, सब कुछ भी करते हैं। और अच्छी कंपनी की बात मैंने ये कहा कि आप सॉफ्टवेयर पर रिलीज कर देते हैं, पंचिंग करते हैं और सारा डेटा ऑटोमेटिकली उन डिपार्टमेंट में चला जाता है। जस्ट आप रिलीज लेबल दे रहे होते हैं, ग्रीन लेबल, और या तो वो जाके अपने किसी सबऑर्डिनेट के साथ क्वालिटी के लोग जाके आप टैगिंग वगैरह कर देते हैं जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं। लेकिन ये जो क्रोमेटोग्राफिक डेटा है इसको आर्काइव करने का एक मैंने डिफरेंट प्रैक्टिस डिफरेंट जगहों पे देखी है। एक प्रैक्टिस ये है कि लोग क्या करते हैं, इसकी क्रोमेटोग्राम्स की अलग फाइल बनाते हैं। मतलब जितना भी आपका क्रोमेटोग्राफी डेटा होता है उनकी अलग फाइलिंग इन्होंने की होती है, प्रोडक्ट वाइज, आइटम वाइज या जीआरएन नंबर वाइज। तो ये प्रैक्टिस भी सी ठीक है, किसी हद तक किस एंड से वो लोग सोचते हैं हद तक ठीक है, और किस हद तक ठीक नहीं है, मैं दोनों बातें आपसे शेयर करता हूँ। आप हम बात करें रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल का कोई डेटा अगर आप एनालाइज करते हैं एचपीएलसी पे, तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि मेरी सजेशन यही है, मैंने बेस्ट प्रैक्टिस यही दी कि उसके जितने सपोर्टिंग पेपर है आप जीआरएन के साथ अटैच करके एक फाइल में लगाए। जो आपकी जीआरएन की फाइलिंग होती है, आपको पता है इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन की फाइलिंग होती है और जीआरएन नंबर वाइज होती है, सिक्वेंशियल वाइज। उस पर लिखा होता है कि लेट सपोज 1 से लेकर 100 तक जीआरएन यहाँ है तो 101 से लेकर 200 तक जीआरएन दूसरी फाइल में, लेट सपोज मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, बाकायदा नंबरिंग के साथ होती है ताकि ट्रेसिबिलिटी आसान हो। लेकिन लोग क्या करते हैं,
जीआरएन की फाइल्स अलग बनाते हैं और क्रोमेटोग्राफिक डेटा की फाइल्स अलग बना रहे होते हैं, यानी उसका रिकॉर्ड अलग कीप कर रहे होते हैं, उसका रिकॉर्ड अलग कीप कर रहे होते हैं। ये उनका परसेप्शन ये है कि ऑडिटर अगर कोई जीआरएन चेक करता है तो जस्ट जीआरएन चेक करे, यानी क्रोमेटोग्राम की जब बात करेगा तो हम फिर दिखाएंगे, यानी ऑडिटर का अगर सवाल है कि मुझे जीआरएन दिखाओ तो जस्ट जीआरएन दिखाओ, जब क्रोमेटोग्राम मांगेगा तो फिर दिखाएंगे। तो ये किसी हद तक वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जगह अब आपके काम में ट्रांसपेरेंसी है, आपके काम में परफेक्शन है, तो आपको फिर कैसा डर, फिर किस चीज़ की टेंशन। अक्सर ऑडिट में लोग इस चीज़ को फेस करते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आप डिफरेंट जगह पे कंपाइलिंग करते हैं तो आपका वर्क लोड बढ़ता है। एक तो आपकी प्लेसमेंट का इशू और कीपिंग का इशू, लोड का इशू, और जगह जगह डेटा आपका कंपाइल हो जाता है। एक चीज़ का डेटा डिफरेंट जगह पे आपके कंपाइलिंग, आल्दो की कंपाइलिंग आपकी परफेक्ट वे में है, लेकिन उसकी सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेग्रीगेशन भी अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा होना भी अच्छी चीज़ नहीं है कि आप डिफरेंट जगह में उसकी फाइलिंग कर रहे हैं एक आइटम की। तो इसका अच्छी प्रैक्टिस क्या है जो मैंने देखी, जो मैं ऑब्जर्व की है, अगर आपकी जीआरएन रॉ मटेरियल की, तो आप उस रॉ मटेरियल के साथ सारा डेटा उसी जीआरएन के साथ लगा दें। आप उस जीआरएन के साथ आपका पीएच मीटर की स्लिप का डेटा जो तो वो भी लगा हुआ है, स्पेक्ट्रो की कोई आपने कोई आईडी स्कैन लगाया है, स्कैन का डेटा वो भी उसके साथ लगा दें। क्रोमेटोग्राम जितने हैं आप उस जीआरएन के साथ लगा के, और जो जीआरएन की जो आपकी फाइल है उसी के अंदर पंचिंग करके उस जीआरएन के साथ कंपाइल करें। क्रोमेटोग्राम की फाइल अलग कंपाइल न करें, ये मेरी प्रैक्टिस यही है, और मैं आपको ये सजेशन करूंगा, बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट यही है। यानी अगर आपने रॉ मटेरियल टेस्ट किया है तो उसका जो क्रोमेटोग्राफिक डेटा है या सपोर्टिंग पेपर इसको हम कहते हैं, उसी जीआरएन के साथ पंच करके उसकी जीआरएन की जो फाइल है उसी तरतीब के साथ उसके अंदर आना चाहिए। अलग फाइलिंग न करें, अलग फाइलिंग से आपका बर्डन बढ़ता है और आपकी आइटम जो है उसकी सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक जगह आप कंपाइलिंग करते हैं तो आपकी ट्रेसेबिलिटी भी ईजी है और इसमें कोई इशू भी नहीं है। जाहिर है आपकी जो जीआरएन है, आपके उसका जीआरएन कोई ऑर्डर कहता है कि मुझे जीआरएन निकाल लो, कभी आपने जीआरएन निकालनी है, कोई चीज़ चेक करनी है, तो उसके साथ सारा डेटा आपका सपोर्टिंग उसके साथ चला जाता है। ये रॉ मटेरियल के केस में। अभी अगर इसमें मैं आपको सजेशन ये कहूँगा, आप इस एक ही जगह पे कंपाइल करें, उसी जीआरएन के साथ सारे सपोर्टिंग पेपर आप लगा दें। इसी तरह अगर आप उस प्रोडक्ट को फिनिश फॉर्म में टेस्ट कर रहे हैं, यानी अब वही प्रोडक्ट एफजी के फॉर्म में आपके पास है, लेट्स सपोज कैप्सूल है या टैबलेट है या सिरप है, वही टेस्ट आपके डेफिनेटली एसए वाले वहाँ पे भी होंगे, लेकिन दूसरे फिजिकल पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। टैबलेट में डिफरेंट, वहाँ पे डिफरेंट है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में तो अलग चीज़ होती है, और कंपाइल और फिनिश फॉर्म में डिफरेंट होता है, लेकिन ऐसे वही रहता है। सही है, ऐसे तो जाहिर है वो प्रोसीजर वो भी वहाँ पे भी है। अब उसके जो आपने फिनिश स्टेज पे फिर आपने एचपीएलसी दोबारा उसको एनालाइज किया, तो इसमें भी लोगों की प्रैक्टिस यही है। अब वो प्रोडक्ट के साथ क्रोमेटोग्राम अलग लगाते हैं फिनिश के, यानी दोबारा इस फिनिश प्रोडक्ट के फिनिश स्टेज पर आपने टेस्टिंग की, उस फिनिश स्टेज के जो क्रोमेटोग्राफिक डेटा है वो अगेन उस जीआरएन की जो फाइलिंग की जो अलग फाइलिंग थी आपके साथ क्रोमेटोग्राफ की, उसके साथ जाके अटैच करते हैं। ये जरा टिपिकल है, ये डिफिकल्ट काम है, यानी आप क्रोमेटोग्राम कहाँ लगा रहे हैं और क्या कहते हैं प्रोडक्ट कुछ और है वो कहाँ लग रही है। तो इसका बेस्ट प्रैक्टिस यही है, जब इसका डेटा भी आप अलग फाइल में कंपाइल ना करें, इसका डेटा जो है एक फाइल बनाएं क्रोमेटोग्राम की अलग से फिनिश की, ठीक है, लेकिन वो डेटा आपका अलग उस फाइल में रहना नहीं चाहिए। जब आपका बैच मैन्युफैक्चरिंग फाइनल हो के बैच हिस्ट्री या बीएमआर जो है फाइनल हो के आपके क्वालिटी एश्योरेंस के पास आता है, तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस यही है कि उस सारा डेटा को आपको उस बैच हिस्ट्री के अंदर जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? यानी अगर आपका फिनिश स्टेज पे जब किसी प्रोडक्ट को आप टेस्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की मैंने आपको बता दी कैसे करना है, उसी के साथ लगा दे। अब वही कोई फिनिश प्रोडक्ट पे आप एचपीएलसी की एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस फिनिश स्टेज पर एचपीएलसी एनालिसिस के आपके क्रोमेटोग्राम से उसको आप बैच हिस्ट्री के रिकॉर्ड के अंदर डाल दें। और मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने डिफरेंट जगहों पे प्रैक्टिस ये देखी है। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लोग भी ऐसी प्रैक्टिस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि वो क्रोमेटोग्राफिक का डेटा वहाँ पे भी अलग कर देते हैं, यानी वहाँ पे उन्होंने फिनिश फॉर्म का क्रोमेटोग्राम अलग डेटा लिखा हुआ है और रॉ मटेरियल की फॉर्म का डेटा अलग लिखा हुआ है। इन्होंने दो फाइलें बनाई हुई है, एक पे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल के सपोर्टिंग पेपर, एक पे लिखा फिनिश गुड का सपोर्टिंग पेपर। लेट सपोज उसका वहाँ पे भी डेटा अलग कंपाइल हो रहा है, वहाँ पे भी अलग कंपाइल हो रहा है। ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, ऑल्दो कि आपने सेग्रीगेशन की है आसानी है, लेकिन आपका एक आइटम को आपने 20 जगह पे सेग्रीगेट कर दिया, तो ये मुश्किल काम है। तो फिनिश स्टेज पे भी आप मेरी आपको सजेशन यही है, और मैंने बेस्ट प्रैक्टिस यही देखी है कि उस वहाँ स्टेज पे भी आप अपना क्रोमेटोग्राफ का जो डेटा है आपका वो आप बैच हिस्ट्री के साथ लगा दें। जी, बैच हिस्ट्री जो आप कंपाइल होती है जब रिकनसाइलेशन के लिए क्वालिटी एश्योरेंस में आती है, तो सारे क्रोमेटोग्राम आपके उसके अंदर चले जाने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये दो टेक्निकल चीज़ें थी कि आप किस तरीके से अपना क्रोमेटोग्राफिक डेटा को कंपाइल करते हैं किसी अच्छी प्रैक्टिस के साथ। ये कहलाता है सिस्टम, ये चीज़ें कहलाती है सिस्टम। ये आपका ऑपरेटेड सिस्टम है, आपका एग्जीक्यूटिव सिस्टम, यही चीज़ आपको वर्क देती है।
यानी आपने ऐसा सिस्टम बनाया है जो आपको आसानी कर दे आपके काम में, और आपको फिजिबिलिटी दे, आपको रिलैक्स दे काम में, और काम भी लॉजिकल है, कोई इसमें वो बात नहीं है। तो मल्टीनेशनल की ये प्रैक्टिस मैंने देखी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ कि डेटा रॉ मटेरियल की स्टेज पे भी आप अलग से कंपाइल ना करें, उसी जीआरएन के साथ कंपाइल कर दें, अटैच करें सपोर्टिंग पेपर, और फिनिश स्टेज पे आप सपोर्टिंग पेपर जो है और उसकी बैजिस्टिक के साथ लगाएं। ये है बेस्ट प्रैक्टिस। तो इसको हम यहाँ एंड करते हैं वीडियो को। इसी तरह की और टेक्निकल चीज़ें और बेस्ट प्रैक्टिस तो मैं अपनी वीडियो में शेयर करता रहता हूँ आप लोगों से। तो वीडियो को पूरा देखा करें आप लोग, और शेयर भी करें, लाइक भी करें। आते हैं फिर किसी और टेक्निकल बात में और किसी और टेक्निकल डॉक्यूमेंट और सपोर्ट के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।